GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान और एंकर पर्सन नईम बुखारी। उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। नईम बुखारी से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जवान होते जा रहे हैं, दिन ब दिन की खा रहे हो? ये आपकी मोहब्बत है सर। राइट। आपको देख के आज हमें खुशी इतनी है कि आज मिल के आपसे बात करके आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात। अच्छा, मैंने आपने कहा ना लफ्ज़ खुशी है, मैं समझा कि हमें खुशकी इतनी महंगी ये क्यों है? खुश क्यों हो गए? ऑलराइट। सर, वकालत और सियासत का कम्बिनेशन तो हमें नज़र आता रहता है, लेकिन साथ ये जो स्क्रीनों पर, टीवी स्क्रीनों पर हुक्मरानी है, ये हमें बड़ी रेयर कभी नज़र आती है। वकालत और सियासत देखें ना, सब कॉन्टिनेंट में भी और इंग्लैंड में भी दे हैव ऑल बीन टुगेदर। अमेरिका में भी जो फेडरल पेपर्स बने 10 साल लगे उनको बनाने में, उनमें कई वकील भी शामिल थे और वहाँ जवाहरलाल नेहरू भी थे और हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह, वो तो है। टेलीविज़न एक हादसा था, और हादसा ये था कि मैं बीबी तारा सेठ से मेरी शादी थी, वो तो टेलीविज़न पे जाती थी तो हम जाते थे। एक दफ़ा यहाँ कीथ मिलर एक टीम लेके आया, कोई फ्लड हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में, और एक वर्ल्ड 11 आई। उसका इंटरव्यू मोहम्मद इदरीस ने किया, जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था, बल्कि वो उसी महल्ले में रहते थे जहाँ हमारे दादा का घर था, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर रहते थे। जब मैंने वो इंटरव्यू सुना, मैंने देखा इसने कैच किताब नहीं पढ़ी हुई, कीथ मिलर की किताब कैच, और मुझे लगा कि इनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं। मेरे चूँकि बड़े भाई सलीम अल्ताफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर था, हमें शौक़ था क्रिकेट खेलने, और मैं भी मीडियोकर क्रिकेटर था, तो मैंने अज़राए मजाक, मैं गया इससे तो बेहतर मैं इंटरव्यू कर सकता। तो वो MNH थे शायद जनरल मैनेजर मोहम्मद इज़हार साहब, उन्होंने करके वहा, सो हमने यादश बखैर शुरू कर लिया, और फॉर सम रीज़न वो कोई लोग अच्छे थे, रोशन आरा बेगम आई, अब्दुल्ला चुगताई साहब आए, वो टेलीविज़न स्टूडियो में ही फौत हो गए। उनकी बेटी कहती मेरी अब्बा ही की है, मैं की पता किया। तो वो चल पड़ा सिलसिला। फिर इसके बाद हमने चेहरे किया, और फिर यादश, फिर हमने एक क्विज़ प्रोग्राम किया। मुझे कभी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है बिटरनेस ऑफ द पास्ट, कि गुज़रे हुए वक्त या वाक़े में आपको तकलीफ़ हो, रंज हो, मुझे कभी बिटरनेस ऑफ द पास्ट नहीं हुई। मैं कहता हूँ लग्जरी ऑफ अ रिग्रेट। वाह वाह वाह, लुत्फ़ लेना चाहिए इस बात का। अगर मुझे टाइम मशीन में डाला जाए और वापस भेजा जाए 79 में, तो मैं कौन सा काम ना करूं? मैं टेलीविज़न ना करूं। अच्छा। बिकॉज़ मुझे भी वहम है, और लोगों को ज़्यादा वहम है, कि मैं जितना वकील हूँ, मैं उससे बहुत बेहतर वकील बन सकता था अगर मैं डिस्ट्रैक्ट ना होता ना। टेलीविज़न की एक प्रॉब्लम के अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप पहचाने जाते हैं। भाई व्हाट डिफरेंट डज इट मेक कि एक बंदा कहे ओए नईम बुखारी जा रहे, व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? इट्स इररेलेवेंट। सो इफ़ यू आस्क मी वन लग्जरी जो मैं ना करता ज़िंदगी में, वो ये था कि मैं टेलीविज़न पे ना आता। आई वुड हैव अवॉइड। एक ज़माने में मैं जब SM ज़फ़र साहब के साथ काम करता था, मैं टेलीविज़न पे नहीं आया था, तो मोहम्मद अली और ज़ेबा और नदीम और वो जो जिसने हीर रांझा बनाई थी, एक्टर इजाज़ दुरानी, ये सारे करना। तो मोहम्मद अली अंदर चले गए, वापस आए तो मुझे के देख कहते हैं चंदा अदाकारी का शौक़ है? मैंने कहा नहीं, अगर कभी हो तो मैं फ़िल्म बनाऊंगा आपके साथ। मैंने कहा जी जो मोहम्मद अली है ना,
वकालत के, मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो ये मुझे शौक नहीं है। मोहम्मद अली वॉज ए वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उनकी औलाद कोई नहीं थी। ज़ेबा भाभी की शादियाँ थीं, उन्होंने पहले भी की हुई थी, फिर उन्होंने एक शॉर्ट शादी सुधीर एक्टर से भी की जो एक हफ्ता याद है, फिर मोहम्मद अली से की जो कामयाब थी, बट औलाद को नहीं थी। उनने बेटी की जब शादी की, जो ज़ेबा भाभी की बेटी थी, तो उन्होंने वो खाना दिया, खाना किया कि पिछला गार्डन जो था वो स्टॉल्स लगे हुए थे। चालाक फिल्म डायरेक्टर था, वो चलते चलते कहता, यार है मोहम्मद अली ने साबित करना वास्ते कि वो अमीर आदमी है, गरीब हो जाना। अच्छा जी, मैं ऐसा है कि ये भी चुप रहा, मैं बोला नहीं। माशाल्लाह, जितने आप ग्रेसफुल हैं, आपको टीवी की बजाय आपको तो फिल्मों में हीरो आना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब ने भी आप सुन और आप मानी ही नहीं। आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक मियाँ मुर्तज़ा थे लाहौर में, उनका निगार, नगीना और एक और नाज उनका सिनेमा था। तो हमें शौक़ चढ़ा, वकालत जब शुरू हुई कि जी एक्टर बनना चाहिए था। हमें वहम था कि हम खुद शक्ल हैं। वहम मुझको अजब यार, वहम पे मुनीर न्याजी का क्या शेर है, मैं वो सुना लूँ, फिर मैं एक्टिंग पे हूँ, याद रखना। वहम मुझको अजब है ए जमाले कमनुमा। सुना भी है कमनुमा, सुना भी है पर काट भी है। वहम मुझको अजब है ए जमाले कमनुमा, कि जैसे सब कुछ हो मगर तू दीद के काबिल ना हो। ये है मुनीर न्याजी। मुनीर न्याजी मेरे से उनसे बड़ी बेतकल्फ़ी थी। और वो मैं, अच्छा जी, वो मैंने मियाँ मुर्तज़ा से कहा, मियाँ मुर्तज़ा से कहा जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने पता है? मैं कहा हाँ जी, उन्होंने इजाज़त लेके आया। उन्होंने टेलीफोन किया रियाज शायद, वो फिल्म गरनाता बना रहा था। तो उसने कहा जी एवेन्यू स्टूडियो आ जाओ। हम पहले भी एवेन्यू स्टूडियो के चक्कर लगा चुके थे। अच्छा। हमें अंदर नहीं जाने दिया किसी। हमारे साथ कई लंबे लंबे बालों वाले वहाँ हीरो खड़े थे। सो उस दिन मैंने वो मियाँ मुर्तज़ा का कार्ड, एवेन्यू स्टूडियो का बाद में मैं लीगल एडवाइज़र भी बन गया, पर दैट्स अनदर स्टोरी। वो मुझे अंदर ले गया, मैं जाके एक जगह बैठ गया, किसी ने मुझे घास नहीं डाला। ठीक, ऐसे कम फहम लोग जी को काम बात हो रही थी। सुन, मैं बड़ी दर्दनाक, मैं रो पड़ूंगा। बेटा तौलिया देना, बल्कि बोरी ले आओ। तीसरे दिन कोई 7th डायरेक्टर, उसने आवाज़ दी, वो लम्मा के थे। मैं बड़ा परेशान कि मेरे बारे में क्या। वो लम्मा बिला के थे, वो मियाँ मुर्तज़ा ने भेजा है। मैं खड़ा हुआ, वो आया, उसने मुझे 3 सलाखें दिखाई। मैं कहा अच्छा जी, तू इत्थे खलो जाना, मुंह पूरा नहीं करना, इधर रख दे, ए कैमरा होएगा। मैं कहा अच्छा। मैं कहना की है, आज से यहाँ, आज शाम को यहाँ से भाग जाओ, सारा बंदोबस्त हो गया है। मैं क्या फिर कहता बस। मैं क्या मेरा रोल है वे, कहता दरोगे दा। मेरे तमाम जज्बात जो थे एक्टर बनने के, वो मजरू हो गए, मजरू बर्बाद हो गए। सो आई नेवर गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोसेस अगेन। क्या इस दरोगे वाले जो किरदार की वजह से इतने दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि जब मोहम्मद अली साहब ने आपको ऑफ़र की तो आपने उसको यकीन ही नहीं आया आपको? बेटा उस वक्त ये हुआ कि मैं वकालत में इतना महव हो चुका था कि मुझे ख्याल था कि नहीं, वो भी वहम था मुझे कि मैं अच्छा वकील बन जाऊंगा।
एंड दैट रिक्वायर्ड फोकस एंड इट रिक्वायर्ड। मैं एक हमारे साथ चौधरी एजाज या एजाज चौधरी होते थे, हम रात को 12:30 बजे माल रोड से पैदल चलते थे, वो रात दाता साहब गुजारता था, ठीक है, और हम अपने घर में बाटी चौक में हमारा घर था, मैं वहाँ जाता था पैदल। वहाँ पर पैसे नहीं थे कि हम रिक्शा ले लें और यहाँ वी टू वॉक फ्रॉम अल्फला बिल्डिंग के सामने से अप टिल भाटी एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट। आई सेड यही होती है वकालत, दिस इज़ हाउ यू। हमारा सबसे छोटा बेटा जो है अब अब्बास, वो बैरिस्ट्री और LLM करके आया लिंकन इंज से, जहाँ से कायदे आज़म ने की, बारट लॉ और LLM से लंदन यूनिवर्सिटी किया। तो वो खफा होता है जब मैं उसे कहता हूँ कि ये सिर्फ मोहरें हैं, ये आपको इजाज़त देती है वकील बनने की, ये आपको वकील नहीं बनाती, यू हैव टू लर्न इट। तो उसको खफगी होती है इस बात की, मैं बारट लॉ करके, मैं क्या बड़ा अच्छा करके आया, बट यू हैव टू लर्न द ट्रेड। ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। देखिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब शोहरत आपसे चली जाती है, यहाँ मैं रहता था 105A बाबर ब्लॉक, बीता हमसे सामने गली में नदीम एक्टर रहता था, वहाँ हम बैडमिंटन खेलते थे, वहाँ और भी आते थे लोग खेलने। मुझे एक दिन बैठने ने कहा मेरे साथ चलो, मैं कहा कहाँ जाना, फ्लैश खेलना। सो हम गुलबर्ग के घर में हो गए, मैं चूँकि जुए की आदत नहीं पड़ी, मैं कहा मैं देखता हूँ, मैं सबके पत्ते देख के तो मैं देखता था क्या करते हैं। इतने में एक डायरेक्टर आए, वो 25,000 रुपया नदीम को पकड़ा दे, सामने वहीद मुराद बैठा हो। फिर एक और आधे घंटे बाद डायरेक्टर आए, वो फिर 25,000 रुपया पकड़ा दे। अब मैं वहीद मुराद की शक्ल देख रहा हूँ। इट वॉज एन एग्जाम्पल कि फेम, शोहरत हैड बाईपास्ड, उसको मिल रहे थे ऐसे, बिकॉज नदीम का अरूज था और उसका जवाल हो चुका था, और मुझे उस पर रहम भी आया। इसलिए मैंने शोहरत को कभी संजीदगी से नहीं लिया। एक चीज़ है जो आती है चली जाती है। तो भाई नीवा और जो ना अमदली शाह बेले का गाना, और भी नीवा हो फकीरा, और भी नहीं तो नीवे होने द टाइम उसले वे जो ताकत होवे, बाद ही नीवा होना तो की होना उस वेले। रिमेंबर के ये आनी जानी चीज़ है, जैसे ज़िंदगी आनी जानी चीज़ है, सा आवे आवे ना आवे। आपसे हमने बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन अभी हम थोड़ा बचपन का बाकी लिख के दे दो। बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? देखिए मैं वॉल्ट सिटी के बाहर की पैदाइश हूँ। उससे 5 पुश्तें पहले हम हकीमा वाली गली बाटी दरवाजे के अंदर रहे हैं। 1938 में, यूनिवर्सिटी 38 कहने हैं, मेरे दादा ने ये मकान बनाया जहाँ हम रहे और वहीं मैं बचपन गुजारा। लेकिन मेरे वालिद साहब को शौक़ था कि हमें पढ़ाया जाए। सो हम सब पहले सेक्रेड आर्ट स्कूल में गए, फिर सेंट एंथनी स्कूल में गए, फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज गए, और मेरे बड़े भाई भी गवर्नमेंट कॉलेज गए, फिर हम दोनों लॉ कॉलेज भी गए। उनने लॉ कॉलेज से बाद उन्होंने PIA में नौकरी कर ली और वकालत नहीं की। हमने 69 में लॉ किया। मैं क्रिकेट भी खेलता था, डिबेटिंग का भी शौक़ था, एक्टिंग का भी शौक़ था। हम गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब में थे। उसमें एक बड़ा बेहुदा वाक़या है, वो आपको अगली दफ़ा सुनाऊंगा। एक दफ़ा वो प्ले चल रहा था तो ईंट आई और शीशा टूट गया, सारों ने मेरी तरफ देखा, मैं क्या खुदा दी कसम मैं नहीं कीता, मैं नहीं इट मारी, मैं तो नाल खलोता मुझे पता था किसने मारी। सो हम शरारती बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं। मसलन मेरे गुरु थे आफ्ताब गुल, क्रिकेटर, बुज़ुर्ग हो गए अब, और उसने मुझे पता लगा कि उनको डिमेंशिया स्टेज 2 है। हो जाता है बड़ा। उनका बेटा हाई कोर्ट का जज भी बना था, और वकार अहमद जो टेस्ट क्रिकेटर थे, डॉक्टर दिलावर महमूद MAO कॉलेज के प्रिंसिपल उनके वालिद थे, और मैं लेतड़ा। हमने गवर्नमेंट कॉलेज में बनाया
no nonsense club. The no nonsense club will tolerate no nonsense in the government college. इसका कोई मतलब नहीं। तो शेख रशीद जो प्रिंसिपल, उन्होंने हमें बुलाया, वो आंखें थोड़ी दिखा, the only nonsense is this club and only nonsense in this college is you three. बड़े मस्कीन पर वकार ने फैसला किया कि प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर एक बॉक्स है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसमें जो शादियों पे बम चलता है वो चलाना चाहिए। हम बिल्कुल शामिल थे इसमें और हम पकड़े नहीं गए। सो कॉलेज में हमने बड़ी खबासतें की। लेकिन सर वालिद साहब तो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी, मैं एफएससी मेडिकल कॉलेज चुना ना, मैं एफएससी मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। और मैंने एक दफ़ा जब हफ्ते के बाद मैंने एक काकरोच को उसको पिन्ने लगा के उसको काटना था और उसको अंदर से मुआयना करना था। फिर मैंने देखा कि जो पुराने हैं वो एक डड्डू को पकड़ के उसका टिंड पे मार स्टन कर रहे, उसे बेहोश कर रहे। मैं क्या मनुआ भी करना फिर डड्डू यार चंगा भला है, उदा की कसूर है, क्योंकि उसको भी डायसेक्ट करके आपने देखना था। तो मैं बग़ैर वालिद साहब से पूछे मैं आर्ट्स में आ गया, FA आर्ट्स। उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये मुझे ये हुआ कि मेरी शुएब हाशमी साहब से बेतकल्फ़ी हो गई। एक और टीचर आरे ख़ान साहब अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, उनसे भी बेतकल्फ़ी हो गई। और फिर हमने रोइंग भी सीख ली, क्रिकेट भी खेली, डिबेटिंग बड़ी की ऑल ओवर पाकिस्तान। और मैं आफ्ताब गुल साहब के साथ भी आया, जो उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ मिला, ट्रॉफ़ी हमें मिल गई, बट आफ्ताब वॉज ए बेटर डिबेटर। तो मैं MA पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया तो गुरु आ गया, ओ काका MA पॉलिटिकल साइंस क्यों कर रहे हैं? मैं क्या की कर लॉ कर, मैं क्या फ़ायदा की कह रहा 7:30 बजे कॉलेज शुरू होता है, 10:30 मुक जाता। इससे अच्छा कॉलेज मेरे जहन में कोई था ही नहीं। 11 बजे नारकली जावांगे तो चाट खावांगे। मेरे लिए लॉ वॉज मच मोर अट्रैक्टिव दैन MA पॉलिटिकल साइंस। मैं फिर वालिद साहब को बगैर बताए मैंने लॉ कॉलेज दाखिल कर लिया। तो वहाँ भी हमने खबासत की काफ़ी, और प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें निकाला नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात, 69 का शुरू है, ईस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सेनेट हॉल में एक सेमिनार हुआ जिसमें एक फॉर्मर वाइस चांसलर, चलो उनका नाम नहीं लेते, वो भी आए। लेकिन मुझे अट्रैक्शन थी टी एंड समोसाज, और उसके बाद हम लपके पेस्ट्री कोई नहीं थी, ठंडे समोसे सन, लेकिन मैं 4-5 फड़का देते क्योंकि मैं नाराबाज हूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो है जो हमारे हुक्मरान फैसला करेंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। हम ये यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के वैसे जाते हैं, वैसे जाते हैं। मुझे बेशुमार आते हैं ख़त, मैं जो करता हूँ। आपका सवाल क्या है? इमरान खान का कब रहा होंगे? वो मैं क्या, मेरे को कुछ उर्लू है, मैं बुर्र करके बेलूँ हो गया भाई, मुझे क्या पता कब। जब अदालतें चाहेंगी, और अदालतें जो मेरी हैं, जिनसे मैं इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, याद रखें जो भी आप काम करते हैं तारीख़ उसे याद रखती है। हाल में शायद आपको ये पता ना लगे, सब ने 65 साल का होना। कईयों को एक जज साहब जिनको यकीन था कि वो चीफ जस्टिस होंगे, वो 65 साल के नहीं हुए, उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, वो फौत हो गए क्योंकि उनका दिल लाश था। उन्होंने बताया नहीं कहीं मुझे मेडिकली डिस्चार्ज ना कर दें।
सो फैसला करने की ताकत आपके पास है। तारीख भी फैसला करेगी और हाल भी फैसला करेगा। देयर इज़ ए जजमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड देयर इज़ ए जजमेंट ऑफ हिस्ट्री। आप उसके लिए तैयार रहें। उसका सामना आपकी औलादों को करना पड़ेगा, जो किताबें पढ़ेंगे, जो तारीख पढ़ेंगे। जो मर्जी फैसला करें, मैं कौन हूँ? कोई हाथ तो नहीं पकड़ सकता आपका, यह फैसला करो। आप करें जो आप करते हैं। इसी तरह जो हुकूमत चला रहे हैं, आप फैसला करें ना, आप फैसला करें। क्या ये सच है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और इसलिए जेल काटना आसान है? मेरी नज़र में और जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है। लग्जूरियस लाइफ नहीं काट रहे। ये कहना कि उनकी पिटाई होती है, ये भी झूठ है। उनसे मुलाकात के वक्त हैं, लेकिन भाई जेल जेल होती है। इमरान खान एक मुश्किल पसंद इंसान है और इनका यकीन अल्लाह पे और दीन इस्लाम पे, मैं मज़हब नहीं कह रहा, दीन इस्लाम कह रहा हूँ, बहुत पुख्ता है। इसका नतीजा क्या होता है? मंसूर होता है, मंसूर अल्लाह ला जाता है, या कुछ और होता है। ये तारीख़ और कुदरत फ़ैसला करती है। मैं तो उनके बारे में ये भी कह चुका हूँ कि वो सियासतदान नहीं है, वो एक ख़याल और एक आइडिया बन गए हैं। ख़याल और आइडिया को कुचलना बड़ा मुश्किल है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और ये कि वो जेल में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ये बात झूठ है। ये कि वो पढ़ रहे हैं, हाँ, उनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उनके लिए ये है सिर्फ पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं, उसको याद भी करना और उस पर अमल भी करना है। इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें हो रही? मैंने सुना है कि हुई थी। मैंने ये भी सुना है कि वो कोशिशें अब बंद हो गई हैं। खान साहब में और नेल्सन मंडेला में एक मार्जिनल फ़र्क ये है, वो जब जेल गए तो उनकी उम्र बहुत कम थी और वो 27 साल रहे। खान साहब जब भेजे गए तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। सो इट्स एंटायरली पॉसिबल। ये निज़ाम इंसान के हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। ही मे डाई इन जेल, व्हाट कैन वी से। बट जब भी वो बाहर आएगा, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अवाम उनके साथ है, फॉर गुड रीज़न और बैड रीज़न। वो जब बाहर आएंगे तो क्या कोई सीखा होगा उन्होंने, वो गलतियां दोबारा दोहराएंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब सीखेंगे, सीख के आएंगे। देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं कोई अपनी बढ़ाई की कोशिश कर रहा, नहीं, मैं कोई मुझे अपनी बढ़ाई नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कि इलेक्शन लड़ो, तुम जीत जाओगे। उन्होंने मुझे जब प्राइम मिनिस्टर बुला कहा था कि अटॉर्नी जनरल हो जाओ, एडवाइज़र लॉ हो जाओ, एडवाइज़र इंफॉर्मेशन हो जाओ, मैं नहीं माना। कसूर उनका नहीं, कसूर मेरा है। शायद मुझ जैसा मुँह फट वहाँ होता तो जब उन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं उनके मुंह पे हाथ रख देता। पहले 20,000 बनाए। जब उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं रोक देता। मैं कहता ये ना करें, वो करें जो आप कर सकते हैं। रियलिस्टिक बात। ये वो सिर्फ ये होता ये है कि जब आदमी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होता है तो एक कीड़ा है कान में घुस जाता है और उसको यकीन दिलाता है कि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और फिर कीड़ा वापस चला जाता है। शायद खान साहब को ये ख्याल आ गया। मैं वाहिद आदमी हूँ जो उस आखिरी मीटिंग में, बहुत से लोग बैठे रहते,
हम आज रात को 11 बजे पिटिशन दायर करेंगे। हम आई एम दी ओनली मैन, खान साहब गवाह रहना, और बाकी जो बैठे हुए थे जिसमें स्पीकर थे और बाकी भी थे वो गवाह रहना। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं? नहीं तुम क्या कहते हो? मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, 3 वोट हैं, सेट लेफ्ट पे बैठे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गो एंड सिट ऑन द लेफ्ट। तो लीडर का हक है कि वो बात ना माने, बात ना माने। ये जो हम मशवरा देने वाले होते हैं, हमें कुड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने कुड़ना तो हम खुद लीडर बन जाए। सो ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़, बट ही ऑल्सो सीम्स टू हैव लिमिटेशंस जो हर इंसान में होती हैं। एक साहब जो बहुत अहम ओहदे पे रहे, उन्होंने मुझे कहा, बताया कि खान साहब मीटिंग में बात मान जाते थे, अगले दिन इनकार हो जाते थे, मुकर जाते थे। मुझे इसका नहीं पता, आई डोंट नो। ये इशारा उनकी अहलिया की तरफ था, किसी और की तरफ था, मुझे ये भी नहीं पता, आई डोंट नो। बट ए लीडर कैन चेंज हिज माइंड, नथिंग रॉन्ग विद इट। जो लीडर जल्द जल्द फैसला बदले, उसकी नज़र दूर तक नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ढूंढ रहा होता है। सो आई डोंट नो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। ये कि उनका एक मोहर बड़ी सी लगा दी है उन्होंने इस मुल्क पे और इस मुल्क के बेशतर लोगों पे, स्टैम्प्ड विद इट। मैं नहीं बना उनका एडवाइज़र, इलेक्शन हो मैं फिर वोट डालूंगा, मेरे घर वाले सब डालेंगे वोट, मैं नहीं कहूँगा, वोट देने का उनका फैसला है, वो डालेंगे उसको वोट। लेकिन जहाँ इलेक्शन फेयर ही ना हो, देखिए ना 3 फॉर्म बनते रहना, एक वो जो पोलिंग ऑफिसर बनता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, एक वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाती है, वो फॉर्म हो ही नहीं तब्दीली हो सके। सो जब आपका एतबार इलेक्शन से उठ जाए और आप वो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, अच्छा नारा था भाई, और वोट को इज़्ज़त दो पर वोट को चलने तो दो ना, लेट इट स्पीक। अगर आप वही नहीं करेंगे तो आपके जहन से ये जमहूरियत की ख्वाहिश ये कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर खान साहब आपसे मशवरा मांगे तो क्या आप उन्हें डील करने का मशवरा देंगे या डटे रहने का कहेंगे? दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं बहुत खफा होता हूँ जब मुझे ये पता लगे कि एक जुलूस डी चौक आ रहा है। यू नेवर गो इन वॉर टू द मोस्ट हैवीली गार्डेड प्लेस। आर यू क्रेजी? बंदे मरवाना चाहते हो? चूँकि अगर मैं होता या मेरे जैसे कि उनको मशीर होते, प्रोटेस्ट इन एवरी सिटी, ब्रिंग द सिटी टू अ हॉल्ट, ठीक है, बट देर इज ऑल्सो ए टाइमिंग इन पॉलिटिक्स। यू मे मिस द टाइम, एक वक्त हो सकता फिर नहीं हो सकता, ठीक है। जब शाह ईरान जहाज़ का नज़ारा लेते हैं और देखते हैं कि पूरा तेहरान बाहर निकला हो, इट्स टू लेट टू मेक ए डील विद आयतुल्लाह खुमैनी, टाइम फॉर एवरीथिंग। ये फैसला इमरान खान साहब ने करना। मैं उनके मुशीरों में से होता तो शायद मैं उनसे कहता कि अगली इलेक्शन तक आपकी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप बनी गाला रहें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। ये काम चूँकि हम इश्क करते हैं, ताल्लुक़ इश्क जैसा होता है तो वो हो जाता है। आप बैठे हुए हैं दिलों में, व्हाट इज़ 3 years, व्हाट इज़ 2 years, 3 साल ही रह गए ना उनके, व्हाट इज़ 3 years। जो मुझे शिकवा है थोड़ा सा वो अदलिया से, जब इलेक्शन पिटिशन, इलेक्शन चैलेंज हो, ट्राइब्यूनल के पास जाए, उसने फैसला करना है यार, लटकाना नहीं है, डिसाइड। और यही हमारी हाई कोर्ट, यही गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से, फैसला करें जी।
आइदर वे, कौन कहता है इस तरफ करें, जो करते आपके मन में आता करे। तारीख नहीं आपको याद करेगी, और आपने जवाब देना, आपकी औलाद ने जवाब दे होंगे इस दुनिया में, और आपने जवाब दे होना है अगले जहान में भी, और तारीख को भी। वो याद रखें बस। जो लोग 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? भैया, हमारे यहाँ पार्टियां बदलने को कोई बुरी बात नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ पार्टी छोड़ने को लानत नहीं समझा जाता, उस पर धुतकारा नहीं जाता, उस पर थूका नहीं जाता, उससे गुफ्तगू बंद नहीं होती। सुबह कहते हैं जी हमारा काम क्या है, इलेक्शन लड़ना, पैसे भी खर्च करिए तो ऐसी असेंबलीज भी ना आइए, तो हम कर लेते हैं। सो आई कैन नॉट मेक ए कॉमेंट कि पार्टियां क्यों, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। आदत है हमें पार्टियां छोड़ने की, कि ये शख्स इस काबिल है कि जिसको वोट दिया जाए कि नहीं। पनामा से जो अकामा निकाला गया, क्या वो सज़ा दुरुस्त थी? पनामा का केस आया और उसमें 5 जज बैठे। 2 जजों ने तो पहले फैसला दे दिया, खोसा साहब ने और गुलजार साहब ने। 3 जजों ने कहा कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT बने, जो बड़ी पावरफुल थे। उसने 3 महीने लगाए और 10 वॉल्यूम्स में उसने रिपोर्ट दी। 9 वॉल्यूम तो हमें मिल गए, 1 नहीं मिला। उनने कहा ये हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है खुफिया एजेंसियों के साथ, ये आपने देना। उसमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल थी जिससे नवाज शरीफ साहब की शराफत और नेकी डाउट में आ जाती है। मसलन रिकॉर्ड पे ये भी आ गया कि जो उन्होंने कहा कि हमने दुबई में स्टील मिल्स बनाई हैं, उस पैसे से हमने लंदन में फ्लैट ख़रीदे हैं, वो तो नुकसान में गई, वो डॉक्यूमेंट आ गई। मेजर लॉस। जो BCCI ने पैसे वो तो छोड़ दिए थे, फिर भी लॉस। उससे नहीं आपने लंदन वाले फ्लैट्स खरीदे। फिर आपने एक स्टील मिल्स सऊदी अरेबिया में बना ली, वो कैसे पैसे कहाँ से आए भाई? फिर आपके बेटे ने आपको $2 मिलियन एक दफ़ा भेजा और $2 मिलियन दूसरी दफ़ा भेजा, जो आपने डिक्लेयर किया। तो मैम उन्होंने खुशनुदा, क्या नाम है उनका, वकील कराची के अटॉर्नी जनरल भी हमारे लिए हुए हैं, मखदूम अली ख़ान। मखदूम अली ख़ान ने बहस की कि बेटा भी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द सन सेंडिंग मनी, $2 मिलियन। और आप वो पैसे अपनी, वो जो है ना, अब जो शेर हमने चेंज करके बनाया हुआ है, प्यो पुत्र दवे प्यो नू तो प्यो दवे तीनू, आपो विच वंडी जाओ तो आपो खाई जाओ। ये दामन का शेर है ना जी, उसने बनाया। तो ये उनमें वो, और जो दुबई वाली मिल बेचने का मुआहदा है, वो शहबाज शरीफ ने लिखा हुआ, नाम किसी और का है, दस्तखत शहबाज शरीफ के। ऑलराइट। फिर एक और तरीका सोचने का ये है कि मिन हैसुल कौम हम ठीक नहीं हैं, हमें ऐसे ही हुक्मरान मिलने चाहिए। नून लीग ने पनामा केस से वजारत उज़्मा तक का सफ़र तो तय कर लिया जी। क्या 9 मई से वजारत उज़्मा तक का सफ़र तय हो सकता है? ये तारीख फैसला करेगी। ये वो नहीं है हमारे पास क्रिस्टल बॉल कि हम करके देख लें। भाई अगर मुजीबुर रहमान फांसी के पंदे से, अगरतला कॉन्स्पिरेसी से वज़ीर आज़म बन जाए और फिर कत्ल हो जाए मैं से, और बेटियां इसलिए बच जाएं कि वो मुल्क से बाहर हैं, और बेटी 15 साल हुकूमत करे, तो सियासत में साइकिल तो होती है ना, साइकिल होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या करते हैं। ये कि इमरान खान के बेटे आ जाएंगे और तहलका मच जाएगा, इसको मैं फजूलियात समझता हूँ। खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरा ख़ानदान सियासत में शामिल नहीं है। इमरान खान के बग़ैर PTI को कैसे देखते हैं आप? एम्प्टी, खाली, और उसमें इमरान खान का कसूर है। खान साहब ने सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप खुद तैयार नहीं की। ही हैड टू गिव। मेरी नज़र, मैं मुशीर होता
तो मैं शाह महमूद कुरैशी को बनाता चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिसको आता है वो काम, ठीक है। सो खान साहब से गलतियाँ हुई हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, उन्होंने लीडरशिप तैयार नहीं की। लीडर का काम यही होता है कि वो जहन में रखे कि मैंने मर जाना है, बीमार हो जाना है, मैं क्रिएट करूं अपने साथ लीडरशिप। अभी जो शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो रहे हैं, तो उनका अब पार्टी में क्या मकाम होगा? मेरी नज़र में, और मैं मेंबर हूँ सिर्फ, ये याद रखना, आई एम जस्ट वर्कर। मेरी नज़र में उनमें वो सलाहियत भी है और वो एक्सपीरियंस भी है लीडरशिप का। उनमें वो करिश्मा जिसे जो इमरान खान में है वो नहीं है। क्या लोग उनके पीछे उसी तरह दीवाने हो जाएंगे जैसे वो इमरान खान के हैं? अगर इमरान खान उन पे ताज अपने हाथों से रखें, अगर वो ये नहीं करेंगे तो शाह महमूद कुरैशी विल रिमेन इन द डोल्ड्रम्स एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको क्या उम्मीद है, खान साहब उनको ये चांस देंगे? अगर मैं उनका मुशीर होता और मैं समझता कि वो मेरी बात मानेंगे, मैंने एक दफ़ा उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल बन जाओ, मैंने कहा था अली ज़फ़र को लॉ मिनिस्टर बना दे, मैं अटॉर्नी जनरल बन जाता। उन्होंने नहीं बनाया अली ज़फ़र को, मैंने कहा था वो बंदा आपका नहीं है, वो कराची वाला, जिंद वाला। देखो भैया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। मैं उनके करीब होता दिल के अलावा, ज़हन में मैं उनको कहता कि बनाएं उनको। जिनको उन्होंने चेयरमैन बनाया वो मुझे पता है कैसे बना। एक स्टेज पे अली ज़फ़र को बनाने लगे, उन्होंने कहा जी नहीं मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आप इसको बना दें। गौहर साहब शरीफ आदमी हैं, एतजाज़ अहसन के जूनियर हैं, बट व्हाट डज ही डू फॉर द पार्टी? कौन सुनना चाहता है गौहर को? आप मुझे बता दें। व्हाट्स टू सी? क्या तहरीक इंसाफ अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान बट गई है? पार्टीज़ में पुशेस और पुल्स होती हैं। मेरी नज़र में पीटीआई के वजूद, उसका मकाम, उसकी आवाम में मकबूलियत इमरान खान के साथ है, ना उनकी बहन के साथ है, ना उनकी अहलिया के साथ है। और इनकी अखबारों में ख़बरें आपस में बेचैनी के ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाती है, और अगर पीटीआई को नुकसान पहुंचता है तो ये इमरान खान को भी नुकसान पहुंचाती है। मेरा मशवरा दोनों से है, कीप योर माउथ शट। हाँ साहब को करने दें बात। आप कहते हैं कि अगर मैं कब मैं बहुत कुछ कहता हूँ। अच्छा कि अगर मैं खान साहब का एडवाइज़र होता तो मैं उन्हें मशवरा देता कि ये अलकादर ट्रस्ट वाली ज़मीन को हाथ ना लगाएं। बिल्कुल ना देता, मैं तोशा खाना को हाथ ना लगाने देता। यू आर अ बिगर मैन देन दिस, यू हैव टोल्ड दिस इज नॉट इट। मैं कह चुका हूँ कि एक बॉल पॉइंट पेंसिल भी मिले एज प्राइम मिनिस्टर, इट बिलोंग्स टू द स्टेट। और ये कि आप वो खरीद लें, क्यों भाई, क्यों भाई? मेरी नज़र में इमरान खान साहब इससे बहुत बड़े आदमी थे। तो क्यों उन्होंने ये गलती की? आई हैव नो, वी कैन ऑल मेक मिस्टेक्स। मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर में से किसको ज़्यादा बेहतर वज़ीर आला समझते हैं आप? मरियम नवाज़ को मैं एक बेटी की तरह देखता हूँ, देखो उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर का काम मैंने देखा नहीं है, मैंने अखबारों में ज़रूर पढ़ा है कि उसके कुछ
रिश्तेदार, भाई या कोई और, वो करप्शन जिसका कैंसर हमें लगा हुआ है फ्रॉम डे वन, वो उसके बारे में हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। जब वो उतरेगा इस पोजीशन से तो आ जाएगी सामने। मैं यार खुदा देगा पुत्र कमाल में मैंने लोगों को अदालतों में जो करप्शन में पकड़े हुए हैं विक्ट्री साइन बना के अच्छा मैं हैरान हाँ, और तन्नू कोई शर्म भी नहीं आती कि तेरे पे इल्ज़ाम लगा हुआ है। सो भाई हम कर सकते हैं ऐसी बातें, व्हाट कैन वी डू, वी आर लाइक दैट। कौन ज़्यादा बेहतर चीफ जस्टिस था, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार या फायज़ ईसा? इन तीनों में से इन तीनों के मुकाबले में मैं जस्टिस साकिब निसार को समझूंगा। इन तीनों में से एक तो उनका कमाल ये था कि उनको सिविल लॉ इतना आता था जो इन दोनों को कठिया बिठा के आप इनको कोटा लगा दें, इनको उतना नहीं आता था। साकिब निसार जो मेरे महल्लेदार हैं, उम्र मुझसे छोटे, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो काफ़ी देर इफ्तिखार चौधरी के साथ बैठे हैं, तो जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, इसी तरह इंसान भी जिसकी सोबत में बैठे उसकी कुछ बुरी आदतें उसको आ जाती, अच्छी आदत नहीं आती। इफ्तिखार चौधरी में मुझे कोई अच्छी आदत नहीं आई। आपको पता है कि जब वो रिस्टोर हुए देयर वॉज ए मूव कि उनको वो वक्त जो उनको निकाला गया है, जो उन्हें ज़ाया हुआ है, उस तक की मोहलत एक बेंच दे। आपको पता है किन लोगों ने? साकिब निसार वॉज द लीडर कि अगर आप ये करेंगे तो हम 7 जज बैठ के इसको सस्पेंड कर देंगे। साकिब निसार में जज बनने की इनमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सहूलत थी, लेकिन मैंने उनको अदालत में कभी कभी गुस्सा खाते भी देखा। ये गुस्सा खाना जज का काम नहीं है। लेकिन वो जो आपने 2 चीफ जस्टिस का नाम किया था, मैं ना इफ्तिखार साहब को पसंद करता था, ना काजी फैज़ ईसा को, बिल्कुल नहीं पसंद करता था। वो ऐसे उठा के डायरेक्टली चीफ जस्टिस बना दिए गए, और वो शब्बर रिजवी की 6 वॉल्यूम्स में है। काउंसिल ने कहा गैर कानूनी, पहले जज बनाओ फिर चीफ जस्टिस बनाओ। और मैं उसके उनके टेन्योर को कोई ऐसा यादगार टेन्योर नहीं समझता कि हम याद करें, ओहो काजी फैज़ ईसा आए, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, वारी जाइए असी उन्होंने। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मुकदमा कौन सा था? पनाह मलिक। भाई मैं था और एक वकील था। इस मुल्क का हर अटर्नी जनरल, हर एडवोकेट जनरल, हर गवर्नमेंट वकील दूसरी तरफ था। किस मुकदमे में आप पे सबसे ज़्यादा दबाव आया, आपको डराने की कोशिश की गई? आई डू नॉट थिंक कि कोई ऐसा, भाई याद रखो मैं 69 से वकील हूँ, ये बड़ी उम्र होती है। अगर आप मुझे ये बताएं कि आप लड़कियों के नाम बताएं जो अगर आपको ज़िंदगी में पसंद आए, मुझे वो भी याद नहीं तो मैं मुकदमे कहाँ से याद रखूँगा? कोई ऐसा मुकदमा जिसके बारे में आपको लगता हो कि यहाँ पे मैं हार जाऊँगा, लेकिन आप वो जीत गए हो? मुझे मुकदमे याद नहीं रहते क्योंकि और वक्त आता है। आजकल मैं एक मुकदमे में मुलव्विस हूँ जिसमें एक तरफ एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है और एक तरफ एक शख्स कहता है मैंने इनके लिए बड़ा काम किया, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं हुआ। वो मुकदमे का फ़ैसला इस पे होना है काम क्या किया ठीक है। अब वो कमर्शियल केस है, 2 साल से वो शख्स हर बात करना चाहता है माँ सवाई गवाही देने की सो ये केस आप कहें कि ये बड़ा ड्रामाई है, नो नॉट रियली। सिर्फ मैं अनलाइक बहुत से फौजदारी वकील जो कहते हैं जी कि मैं जिरा उस वेले कर लेना, मैं ये नहीं करता। मुझे लिखनी पड़ती है, ना सिर्फ लिखनी पड़ती है, उसे टाइप करना पड़ता है, उसे टाइप करके दोबारा पढ़ना पड़ता है। फिर मैं सोचता है सवाल मैं क्यों पूछ रहे हैं, अगर ਇਹਦਾ ना जवाब
ना में दे तो उसका क्या नुकसान होगा, अगर हाँ में दे तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर हाँ में दे तो उससे अगला सवाल क्या निकलता है। सो मैं वो वकील नहीं हूँ फौजदारी जो कहता हूँ कि जी मैं अदालत में जाता हूँ, मैं वहाँ FIR पढ़ता हूँ तो फर मुझे सवाल ना पढ़ना। दिस टू मी, मुझे जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ ए साइंस एंड ए आर्ट, इट नीड्स प्रेपरेशन। वहाँ जो सवाल करेंगे वो आर्ट है, लेकिन तैयारी के बगैर जाना बिल्कुल फजूल काम है। और वैसे जो मैं बड़ा बड़ा वकील हाँ, मैं तो बड़ा बड़ा वकील है, चलो मैं नहीं कहता मैं क्या जो कहना कहता कि तू बड़ा के लेंगे मैं आम वकील, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी लॉयर। कौन सा ऐसा मुकदमा था जो वजह शोहरत बना? मुकदमा तो नहीं बना, टीवी बना। बल्कि एक मैं आदमी को जिरा कर रहा था एक मुकदमा में, उन्होंने कहा नहीं बुखारी वो द टीवी लॉयर। सो वो मैं कोई नहीं कह सकता कि वजह शोहरत हुई, उसकी आग इधर से उधर फैल गई। बताइए पनामा वाज द केस, बड़ा और भी किया हमने, बट वो ऐसे नहीं थे। दूसरी तो ये है बेटा, मुझे एक बीमारी और भी कई बीमारियाँ हैं, मैं अखबार से बात नहीं करता कि मैंने अंदर जाके जज ने मनु ऐ किया, फिर मैं ऐ किया, उन्हें मनु ऐ किया, मैं फिर ऐ किया। वाह भाई वाह, वो पैड़िया वो अंदर जाके गल करना, टीवी पे की कर रहे, मुझे ये नहीं आता। मैं जब हम पनामा का जीते भी थे, मैंने बाहर देखा था लोग बातें कर रहे हैं, मैं तो टीवी कैमरे से बच के निकल गया था। बिल्कुल नहीं, आई डोंट डू दिस। सबसे ज़्यादा फीस किस मुकदमे की ली और कितनी? नहीं ये नहीं बताऊंगा, नहीं मैं बेवकूफ़ा पर है डेली। शादी के इतने साल बाद भी अपनी बेगम को दुल्हन कहते हैं, क्या अपने आप को खुश करते हैं या उनको? अपने आप को। वो पहले दिन भी दुल्हन थी, वो आज भी दुल्हन है। मुझे ये कि जो औरत आपकी औलाद पैदा कर ले उसको दांस क्या देनी यार। और जी मैं घर जाना तो मेरी बुढ़ी तड़फन लग जाती है, उन मलेरिया है तड़फन लग, तू बड़ा ड्रैकुला का फुफा है। कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? माँ बाप की दुआओं को और मेहनत को। मशवरा किससे लेते हैं? देखिए अगर मशवरा ज़िंदगी का हो, पर ज़िंदगी में मैंने क्या बड़े फैसले किए हैं। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बहुत अक्वेंटेंसेस बहुत हैं। वो फराज का है ना कि तुम तकल्लुफ़ को भी दोस्ती समझते हो। फराज दोस्त होता नहीं, हर एक हाथ हिलात मिलाने वाला। सो मेरे कम हैं। एक सईद चौधरी साहब हैं लाहौर में जो कारोबार करते हैं डायमंड्स का, जिनकी सॉलिटेयर गुलवा, उनसे मैं मशवरा कर लेता हूँ। आपका राजदान कौन है? मेरा हर राज 3.5 करोड़ में है। मैंने कभी कोई दुल्हन कहना शाह साहब मैंने कुछ बात करनी है किसी को बता, मैं क्या पुत्र मन्ना दसी मैं तो नहीं चौंक जाकर दस देगा। सो आई डोंट नो व्हाट सीक्रेट्स आई हैव दैट आई शुड हाइड इट फ्रॉम द वर्ल्ड। आई हैव नो आइडिया। वो भाई उम्र के साथ साथ ये होता है कि जो बच्ची को पढ़ाने जाओ वो बेटी लगती है, जो थोड़ी सी कम उम्र हो वो बहन लगती है। तो वो घूरियाँ मुझे डाल। एक मैं पढ़ाता था पंजाब लॉ कॉलेज में, तो एक अगली सीट पे एक लड़की बैठी होती थी, सेहतमंद थी, तो वो मैं जाता था, मैं क्या बेटी आप खड़ी हो, आपको दमा लगता है। मुझे भी है, मैं वेंटोलिन लेता हूँ। आप वो लिया कि ना हो सांस रोके 20 सेकंड, तो ये आपके वो फेर नहीं बैठे। भाई औलाद जिसको जो और बच्चे जिनको पढ़ाते हैं वो औलाद है। जिंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? मेरी नज़र में सबसे सच्ची मोहब्बत औलाद से होती है। जिंदगी का कोई पछतावा? पछतावा होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं था टेलीविज़न पे आना इज़ ए लग्जरी ऑफ ए रिग्रेट। पछतावा नहीं है, द लग्जरी ऑफ रिग्रेट। इसका भी लुत्फ़ है। बात आप बुज़ुर्ग खातून भी कहती है
नहीं बुखारी जा रहे। मैं उसका बुरा भी नहीं मनाता। जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। अपने वालिद की मौत, वो नहीं भूल सकते। आई लव्ड हिम टू मच। बल्कि मेरी वालदा कहा करती थी कि अगर जितना इश्क तुम्हारा बाप तुमसे करता है उसका 5% मुझसे करता होता तो मैं ज़्यादा खुश होती। मैं भी करता था। रिग्रेट शायद यही है कि मैं मरने से पहले उन्हें बता नहीं सका कि मैं उनसे कितना इश्क करता था। उन्होंने आपका अरूई देखा? हाँ। क्या तासरात होते थे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा पुत्र आ जाए बने? नहीं वो कुछ नहीं, वो बड़ा मजेदार आदमी था। वेरी अनयूजुअल मैन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैन। मैं सर कुछ नाम लूंगा, आपने इस पे एक लाइन का तबसरा देना है जो आपके ज़हन में आए। अगर ज़हन आए थे। चलो 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 चलो। शहबाज शरीफ, झूठा। अली अमीन गंडापुर, इनॉक्वस। आसिफ अली जरदारी, बोगस। मरियम नवाज शरीफ, बेटी है उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मोहसिन नकवी, यार मुझे काम करने वाला लगता है। ही लुक्स लाइक अ डूअर। कहाँ से आया कहाँ से गया वो मुझे नहीं पता। इज अ डूअर। नवाज शरीफ, एम्प्टी एंड बोगस। इमरान खान, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, पैट्रियट, ग्रेट मैन। अलीमा खान, अखबारी बयान बहुत देती हैं। ऑलराइट, मेरा मशवरा है कि कम दें, अस्पताल पे फोकस करें। वो पीछे आ रहा है। फोकस ऑन द हॉस्पिटल। दोबारा जिंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? सर्कस द शेर। ये ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।